हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केआरके एकेडमी प्लेटफॉर्म। मैं प्रभात कुमार आप सभी के साथ पेपर 2 को डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों, अभी हम लोग जो सीरीज है जिसमें हम लोग मॉडल आंसर्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग वक्फ एक्ट के बारे में देखेंगे। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने वक्फ एक्ट 2025 को अमेंडमेंट एक्ट को पारित किया है, उसके बारे में आज हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो सीरीज है, इसमें हम लोग मॉडल आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। मॉडल आंसर्स, इसमें आपको एस्से भी मिलेगा जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। और इसके अलावा आर्गुमेंट मिलेगा एंड रिपोर्ट राइटिंग। सेम टॉपिक में आपको तीनों चीजें मॉडल आंसर के रूप में मिलेंगी। पहले मैं आपको कंटेंट डिस्कस करूंगा, इसका पूरा कंटेंट डिस्कस करूंगा एंड देन फिर मॉडल आंसर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केआरके एकेडमी के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और केआरके एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसको अपने फोन पे डाउनलोड कर लीजिए, ताकि केआरके एकेडमी के टीम के द्वारा जो भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपको मिल सके। बच्चों, इससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत ज्यादा बूस्ट मिल पाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, अपने जो कंटेंट है, जो अपना जो आज का थीम है उस पे चलते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, और इस एक्ट को अप्रूवल भी प्रेसिडेंट का मिल चुका है। प्रेसिडेंट साहब का इसका अप्रूवल भी मिल चुका है। इस एक्ट को हम लोग उम्मीद एक्ट के रूप में जानते हैं। उम्मीद एक्ट का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। अब चूंकि ये एक्ट जो था ये न्यूज में बहुत था, चर्चा में बहुत था, इसलिए बहुत सारा चांसेस है कि यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगी। ये जो एक्ट है, जो अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया है, ये किस पे अमेंड करेगा? वक्फ एक्ट 1995 के ऊपर अमेंड करेगा बच्चों। तो अब हम लोग इस एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि ये एक्ट है क्या चीज एक्चुअली। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पे चलेंगे कि वक्फ है क्या चीज। तो बच्चों, ये जो वक्फ होता है इसका मतलब ये है कि दान में परमानेंट, देख यहाँ पे जो डेफिनेशन है कि वक्फ इज अ परमानेंट इंडोमेंट। कोई भी व्यक्ति जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, किसी भी संपत्ति को, जो स्थायी संपत्ति है उसको रिलीजियसली या परोपकार के रूप में या चैरिटेबली किसी भी इनको दान दे सकती है, और इस जमीन को हम लोग वक्फ कहते हैं। बात समझ आ रही? तो वक्फ का एक सीधा संबंध है दान की गई संपत्ति से रिलेटेड है। और वो दान किस प्रकार है? वो रिलीजियस भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, परोपकार के रूप में भी हो सकता है, और चैरिटेबली भी दिया जा सकता है। और वो दिया किसके द्वारा जाएगा? मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा। इन तीन बातों को हम लोगों ने समझ लिया। अब ये आगे ही इनके ऊपर डिफाइन किया गया। यहाँ पे जो है ये मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए, ये तीन टर्म होने चाहिए कि ये इस चीज के लिए यूज कर रहा है, इस जमीन को दान में दे रहा, और ये परमानेंटली दान दिया जाएगा। ऑनरशिप के बारे में कहा गया है कि यह जो जमीन है यह गॉड के द्वारा ऑन की जा रही है, ये भगवान की जमीन होगी। बात समझ आ रही? भगवान की जमीन, और इसका फायदा किसे? पूरी कम्युनिटी के लिए। अगर कोई भी इसका बेनिफिट होता है तो किसको? पूरी कम्युनिटी को दिया जाएगा। ये बात समझ आ गई? क्लियर है? आगे हम लोग चलते हैं कि इसमें क्या है कि अगर एक बार किसी व्यक्ति ने दे दिया, एक बार दे दिया, तो उसकी ऑनरशिप हमेशा वक्फ बोर्ड के पास होगी, ना कि फिर वो दोबारा से कह दे कि नहीं भैया हमको ये जमीन वापस चाहिए। नहीं, ना वो बेच सकता है, ना ही उसको रिक्लेम्ड कर सकता है। क्लियर हुआ? स्टेबलाइजमेंट कैसे होगा? कैन बी क्रिएटेड। जो अपना बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, वो उसको ओरली भी कह सकता है। अभी तक मतलब 2025 के पहले क्या था कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई बोर्ड है, कोई मतलब वक्फ बोर्ड है, किसी जमीन को ओरली बोल दे कि ये जमीन है, ये जमीन क्लेम की जाती है वक्फ बोर्ड के द्वारा, इसे हम वक्फ घोषित करेंगे, तो वह जमीन वक्फ की हो जाती थी। या फिर वो लीगल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको अपने बारे में बोले कि ये जमीन जो है वह वक्फ से बिलोंग करती है। तो इस प्रकार ये वक्फ का काम चलता था। आगे देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो जैसे बच्चों आप लोगों ने मिडिल हिस्ट्री में, मिडिल काल मतलब जो अपनी मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उस पे आप लोग देखेंगे कि मोहम्मद गौरी जब भारत में आया, उसके टाइम से लगभग, मोहम्मद गौरी जब भारत में आया था तो उसका टाइम पीरियड था लगभग 1192 93।
1193। उस टाइम से, जब से उसने भारत में अपना स्टेबलाइजमेंट सेट किया, तब से लगभग अब तक ये वक्फ का कॉन्सेप्ट चल रहा है। वक्फ का मतलब क्या है? दान में दी गई स्थायी संपत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। वक्फ का मतलब है वक्फ का दान में दी गई स्थायी संपत्ति। और वो दान किस लिए दिया गया? धार्मिक चीजों के बढ़ावा देने के लिए, या धर्म को इम्प्रूव करने के लिए, धर्म परोपकार के लिए, चैरिटेबली कुछ भी तरीके से दिया गया। ब्रिटिश काल में देखा जाए तो मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 में पारित किया गया। इसके द्वारा वक्फ को लीगलाइज्ड किया गया। वक्फ मतलब फिर से दान में दी गई लैंड को लीगलाइज्ड करने के लिए ये एक्ट आया था 1913 में। बात समझ आई? इंडिपेंडेंस के बाद, जब हमारा 1947 में आजादी के बाद क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट हुआ, कैसे कैसे इसमें चीजें चली, तो देखिए सबसे पहले तो 1954 का एक्ट, 1954 का वक्फ एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से वक्फ की स्टार्टिंग होती है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वक्फ प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसे हम लोग वक्फ एक्ट 1954 कहते हैं। 1964 में इसी को रेगुलेट, इसी को मैनेज करने के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, अभी पूरे देश की जो वक्फ प्रॉपर्टीज होंगी तो उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको मैनेज करने का काम सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो कि एक पूरी तरीके से केंद्रीय इंस्टीट्यूशन है जो कि वक्फ से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को देख रेख करती है। और इसी एक्ट पे 1954 का जो एक्ट था, वक्फ एक्ट 1954, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए 1995 में एक एक्ट लाया गया, वक्फ एक्ट 1995, जो कि इस एक्ट को और ज्यादा स्ट्रेंथन और ज्यादा एम्पावर करने की बात करता है और बहुत सारी पावर्स देता है। मतलब ओरली भी बोल दो, और जो पूरी तरीके से कोर्ट से, मतलब जैसे सिविल कोर्ट इसमें इंटरप्ट नहीं कर सकती, तो ये सब पावर वक्फ एक्ट 1995 में इस एक्ट को दी गई। बात समझ आएगी बच्चों? आगे चलते हैं हम लोग। वक्फ का जो करंट स्टेटस है इंडिया में, इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसकी करंट स्थिति क्या है। तो आप देख रहे हैं कि 8.7 लाख प्रॉपर्टीज जो है ना, वो इंडिया में वक्फ की है, कवरिंग 9.4 लाख एकर्स ऑफ लैंड। बात समझ रही? 9.4 एकड़ में इसका जो प्रॉपर्टीज है उसमें फैला हुआ, 9.4 लाख एकर्स ऑफ लैंड इसके अंडर में है। एस्टिमेट अगर किया जाए तो 1.2 लाख करोड़ रुपीस वर्थ का ये लैंड एक्वायर करता है वक्फ बोर्ड। इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज किया जाता है स्टेट वक्फ बोर्ड के द्वारा, और सुपरवाइज किया जाता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल के द्वारा, वही जो 1964 में गठित की गई। बात समझ आ रही? अगर लैंड ऑनर के रूप में देखा जाए तो इंडियन रेलवे और आर्म्ड फोर्सेस के बाद थर्ड लार्जेस्ट लैंड ऑनर है इंडिया में, कौन? वक्फ बोर्ड। बात समझ आ रही? क्लियर हुआ? आगे हम लोग चलते हैं। और क्या चीजें के प्रोविजन अभी तक, बिफोर, जब तक मतलब इसमें अमेंड नहीं किया गया था 2025 से पहले, इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो रोल के रूप में एक मुतावली एक व्यक्ति होते थे जो कि कस्टोडियन या केयर टेकर के रूप में इसका काम करते थे। किसका? प्रॉपर्टीज को केयर टेकर के रूप में होते थे। और जो स्टेट वक्फ बोर्ड है वो इन लैंड्स का, इन प्रॉपर्टीज का सीईओ हुआ करता है। बात समझ आई? वक्फ ट्रिब्यूनल हुआ करता था जो कि वक्फ से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते थे उनको सॉल्व करने के लिए, उनके बारे में डिसीजन सुनाने के लिए ट्रिब्यूनल हुआ करता था, जिसपे टोटली मतलब एक ही धर्म के लोग हुआ करते थे। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि ये बाइंडिंग डिसीजंस हुआ करते थे, मतलब इसमें सिविल कोर्ट्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार ये अभी 2025 से पहले जो लॉ था उसमें ये प्रोविजंस थे। अब इसके बाद क्या क्या अमेंडमेंट के बाद क्या क्या प्रोविजंस इसमें जोड़े गए उनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है कि इसका नाम चेंज किया गया, अभी इसको उम्मीद एक्ट के रूप में स्थापित किया गया। उम्मीद का फुल फॉर्म क्या मैंने बताया था? यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। मॉडर्न लुक देने के लिए इसको अभी वक्फ एक्ट नहीं कहा जाएगा, इसको उम्मीद एक्ट कहा जाएगा। बात समझ आई? सेकेंड प्रोविजन क्या है? नॉन मुस्लिम इंक्लूजन।
अभी एक चीज है कि इसमें जैसे ट्रिब्यूनल हुआ या डिसाइडिंग फैक्टर बोर्ड मेंबर्स में अभी नॉन मुस्लिम्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। बोर्ड्स में जो वक्फ बोर्ड या उम्मीद बोर्ड होगा उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन मुस्लिम ऑन वक्फ बोर्ड टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन। एबोलिशन ऑफ सेक्शन 40, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये समझना होगा। सेक्शन 40 में क्या था कि वक्फ बोर्ड, ये जो बोर्ड था, किसी भी जमीन को यूनिलैटरली, मतलब एक तरफा किसी भी जमीन को बोल देता कि ये लैंड वक्फ से रिलेटेड है, उससे संबंधित उसके मालिक को नोटिस देता कि जमीन जल्दी से खाली कर दो। अब वो लड़ता रहे, हो गई वो जमीन किसकी, वक्फ की हो गई, मतलब एक तरफा घोषणा कर देता था कि सेक्शन 40 के तहत वक्फ। बात समझ रहे। एक और प्रोविजन था जिसमें कहा जाता वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर। अब इसमें क्या है, वक्फ का मतलब दान में दी गई प्रॉपर्टी, बाय यूजर जो यूज की जा रही उस प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर दिया जाए। ये क्या क्या प्रोविजन था, मतलब अगर मुस्लिम लोग किसी भी जमीन में, किसी भी लैंड में नमाज अदा कर रहे हैं फ्रॉम सिंस 60 to 70 ईयर, या वहां पे कब्रिस्तान है, तो इस जमीन को ये वक्फ बोर्ड कभी भी वक्फ बाय यूजर घोषित कर सकता था, वक्फ की जमीन की घोषणा कर सकता था। तो ये दो तीन जो प्रोविजंस थे 2025 से पहले एक्ट में, उनको हटा दिया गया है, इनको रिमूव कर दिया गया है इस सब से। बात समझ आ रही है। और क्या क्या चीजें, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रस्ट एंड वक्फ। क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति ट्रस्ट की मतलब फाउंड करता, ट्रस्ट बनाता, तो उसको क्या कहा जाता था कि उसको कैटेगराइज भी कर दिया जाता था कि इसमें वक्फ है, तो उसको बहुत सारी पावर्स मिल जाती थी, ट्रस्ट को भी बहुत सारी पावर्स मिल जाती थी। तो अभी नए एक्ट में इसको डिफाइन किया गया, प्रॉपरली इसको डिस्टिंग्विश किया गया इन दोनों के बीच में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि अभी तक देखो मुस्लिम व्यक्ति कौन होगा उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया कि 5 साल से वह क्या मुस्लिम प्रैक्टिसेस को अपना रहा, मुस्लिम धर्म की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अपना रहा, बहुत अच्छे से कर रहा है, तभी उस व्यक्ति को मुस्लिम माना जाएगा और वह अपनी संपत्ति को दान में दे सकता है वक्फ बोर्ड को। बात समझ आएगी, क्लियर हुआ। प्रोटेक्शन ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया है कि इनहेरिटेंस का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। वुमेन्स का, ऑर्फन्स का, विडोज का और डाइवोर्स वुमेन का, इनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने का पहला राइट इन लोगों का होगा, मतलब उत्तराधिकार का अधिकार इन लोगों को पहले होगा, फिर जाके वक्फ बोर्ड उनमें अपना डिक्लेयर कर सकता है। एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, तो इसको भी कंट्रोल किया गया। प्रिवेंट रेट्रोस्पेक्टिव क्लेम्स, कंट्रोल मतलब पहले से कोई जमीन है अब उस पे नया क्लेम नहीं किया जा सकता कि ये वक्फ की है, पहले से कोई जमीन चली आ रही, तो मतलब वक्फ को क्या किया गया, यहीं से सीमित कर दिया गया कि आप ये बार बार नई जमीन को कहते कि नहीं ये जमीन मेरी है, तो ऐसा नहीं करें। बैन ऑन वक्फ इन ट्राइबल एरिया, कहा गया कि जो शेड्यूल 5 और 6 की जो एरियाज हैं उन पे वक्फ का कोई भी क्लेम नहीं माना जाएगा। बात समझ आई, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है। अनुसूची 5 और 6 के तहत, अनुसूची 6 के तहत ATM 2 असम, त्रिपुरा, मेघालय, और अनुसूची 5 में 10 राज्य हैं जहां पे ट्राइबल एरिया रहते हैं, ट्राइबल एरिया घोषित किया गया। ट्रिब्यूनल कंपोजिशन में भी चेंजेस लाए गए हैं कि चेंजेस कुछ नहीं लाए गए। ट्रिब्यूनल जो ट्रिब्यूनल था उसमें सेम है कि 3 मेंबर ही रहेंगे, वक्त के 3 मेंबर रहेंगे, जैसे पहले था वैसे अभी भी 3 मेंबर ही रहेंगे इसके। और इसके अलावा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेशन, अभी जैसे कोई भी वक्फ बोर्ड है, किसी भी जमीन को अगर किसी गवर्नमेंट जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करती है तो उसकी जांच कलेक्टर रैंक से ऊपर का जो अधिकारी होगा वो करेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, अभी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को भी चेंज किया गया है। प्रॉपर्टी ओनरशिप डिस्प्यूट्स टू बी रिजॉल्व्ड बाय सीनियर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बच्चों ध्यान देना कि जो ट्रिब्यूनल है या जो भी बोर्ड मेंबर है उनमें एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति को घुसाया गया है या इंपॉर्टेंट व्यक्ति के रोल को यहाँ पे रखा गया है, वो होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर।
सारी जगह में डिस्ट्रिक्ट, अगर किसी भी लैंड को घोषित करना है कि ये वक्फ की लैंड है, तो उसको सबसे पहले क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा उसको साइन होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। अभी क्या है कि अगर अभी तक क्या होता था कि ट्रिब्यूनल्स का जो डिसीजन होता था वो बाइंडिंग होता था, मान्य होता था कि नहीं इसमें आप कोई भी सिविल कोर्ट इंटरप्ट नहीं कर सकते, लेकिन अभी उसमें क्या है कि अपील की जा सकती है, कहाँ पे, सीधे हाई कोर्ट में जाया जा सकता है ट्रिब्यूनल के मामले में। तो ये कई सारे इसमें चेंजेस लाए गए हैं। इसके अलावा डिजिटल गवर्नेंस को की तरफ मूव किया गया है कि डिजिटलाइज किया जाएगा इन सब चीजों को। कैसे? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल फॉर वर्क प्रॉपर्टीज, ऑनलाइन पोर्टल होगा वर्क प्रॉपर्टी जहां पर रजिस्टर्ड की जाएंगी। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रोविजंस किए गए कि वक्फ बोर्ड को जो बेनिफिट होता था उसका 5% किया जाए, केवल मिलेगा, मतलब पहले 7% मिलता था, अब केवल 5% मिलेगा। इनकम ऑडिट, मतलब 1 लाख से ज्यादा अगर इन एनुअल इनकम आ रही है किसी भी इंस्टीट्यूशन से, मतलब वक्फ के किसी भी इंस्टीट्यूशन से 1 लाख से ज्यादा आ रहा है इनकम, तो उसका क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑडिट करवाएगी। तो ये कई सारे इसमें चेंजेस किए गए हैं। और देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पॉइंट है इसके। इसमें क्रिटिसिज्म भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग, बहुत पूरे देश में लगभग लगभग मामला चल रहा था, हालांकि दूसरे मामले आ गए इसकी वजह से मामला दब गया, नहीं तो ये काफी हाईलाइटेड मामला था। अभी देखो इसमें क्या क्या है, रिलीजियस ऑटोनॉमी क्वेश्चन हुई है कि ये कहा जा रहा है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता थी उसको क्वेश्चन किया गया। अब ये आर्टिकल 25 को भी क्वेश्चन करता है, 25 को भी लाया जा रहा है कि आर्टिकल 25 का हनन है। नॉन मुस्लिम इंक्लूजन कंट्रोवर्शियल, मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई जो नॉन मुस्लिम है वो क्या जानेगा मुस्लिम धर्म के बारे में, या इस्लामिक जो धर्म है उसके बारे में क्या जानेगा, उसको इन्वॉल्व करके आप फिर ये जो धार्मिक चीजें उनको गलत कर रहे हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। रिड्यूस ट्रिब्यूनल powers, okay, shifting adjudicating to administrative officers undermines judicial neutrality, ऐसे इसका विरोध किया जा रहा है। कम्युनिटी कंट्रो कम्युनिटी consultation deficit, lack of detailed engagement with community stakeholder criticize, हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी एट रिस्क, ये कहा जा रहा है वक्फ बाय यूजर, जो पहले अभी तक घोषित कर दिया गया था ना वक्फ बाय यूजर, मतलब कि अगर कोई जमीन में नमाज अदा की जा रही है, कब्रिस्तान है, तो उस जमीन को अभी देखा जाएगा कि वो मालिकाना हक किसका, उसका, हु इज द ऑनर ऑफ दैट लैंड। इफ अगर वो जमीन किसी और व्यक्ति के पास है ऑनरशिप, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, अगर उनके पास उसका ऑनरशिप है तो वो जमीन उनके पास चली जाएगी, ना कि वो वक्त की रहेगी। तो इस प्रकार ये इस पे क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी है वो कम होगी। अभी देखिए कि वक्फ कंक्लूजन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट टू रेक्टिफाई long standing efficiencies and legal disputes in work governance, while it ensures better regulation, transparency and inclusivity, balancing these reform, बैलेंसिंग, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है बैलेंसिंग दीज रिफॉर्म्स विद रिलीजियस सेंसिटिविटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज इज एसेंशियल। सो इस प्रकार आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो अभी ये क्या क्या बच्चों हम लोगों ने कंटेंट के बारे में डिस्कस किया, सारा कंटेंट हम लोगों ने 360 डिग्री कवर करने की कोशिश की, सारे प्रोविजंस हम लोगों ने देखा है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या चीजें इनके प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। अब हम लोग मॉडल आंसर्स की तरफ चलते हैं। सिग्निफिकेंस एक बार शायद मिस हो गया, तो सिग्निफिकेंस हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या होगा। तो सिग्निफिकेंस में है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडर्नाइजेशन होगा, कि एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी डिजिटलाइजेशन किया गया रिकॉर्ड्स का, स्ट्रीमलाइन गवर्नेंस किया गया, तो ये सारी चेंजेस से एडमिनिस्ट्रेशन इसका आसान हो पाएगा। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सेट की गई, इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन है, डाइवर्सिटी को इसमें इन्वॉल्व किया गया, और सोशल जस्टिस, मतलब जैसे कि आप ये इनहेरिटेंस का जो राइट्स था उसको यहाँ पे सिक्योर करने की बात की गई। लीगल सर्टेनिटी रिड्यूसेस लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस के लिए भी इसमें काम किया गया। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, उम्मीद एक्ट का सिग्निफिकेंस है। अब हम लोग मॉडल आंसर के ऊपर चलते हैं, ये है इससे का हिंदी में। अब इसी तरीके से मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है।
ये हिंदी में है और इसके ऊपर ये इंग्लिश में है। तो टाइटल क्या है? द उम्मीद एक्ट 2025 रिफॉर्मिंग वक्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। अगर इससे आ जाए आपका कि उम्मीद एक्ट 2025 रिफॉर्मिंग वक्फ गवर्नेंस इन इंडिया, इसके ऊपर ऐसे लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं? इंपॉर्टेंट लाइंस हम देखेंगे कि देखिए वही स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले भी आंसर्स में बताए हैं कि पहले हम इंट्रो लिखेंगे और फिर बॉडी लिखेंगे। बॉडी में हम मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स को ऐड करेंगे, कई पैरा में हम लोग डिवाइड करेंगे और एग्जाम्पल के साथ हम अपनी बात को प्रूव भी करेंगे। फिर हम लोग कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। कंक्लूजन की तरफ जाएंगे तो इस देखते हैं कि कैसे लिखा गया है कि द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 और द उम्मीद एक्ट। अब इनको अंडरलाइन भी करते करते चलना, जैसे यहाँ पे लगे उम्मीद एक्ट, इसको मार्क करना है। मार्क्स अ watershed in the history of work governance in India. Work properties, religious endowments by Muslim for charitable or religious purposes have long been mired in mismanagement, legal disputes and पुअर रिकॉर्ड कीपिंग। तो ये इशू आ रहे थे। अभी क्या है कि द एक्ट सीक टू मॉडर्नाइज, कौन सा एक्ट? उम्मीद एक्ट। सीक टू मॉडर्नाइज एंड डेमोक्रेटाइज देयर एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका इंट्रो हो गया। इसके बाद बच्चों जब हम लोग बॉडी पे आएंगे तो अमंग इट्स सैलेंट फीचर्स, रिकॉर्ड मेंटेनेंस डिजिटल करना है, डिजिटली रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा मैंडेटरी ऑडिट्स करना है कि अगर 1 लाख से ऊपर एनुअल इनकम हो रही है तो उसकी ऑडिट्स करना है। रिड्यूस्ड बोर्ड कंट्रीब्यूशंस, मतलब अभी जो 7% लिया जा रहा था उसको 5% लिया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड्स एंड इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन वक्फ बोर्ड बाय अबॉलिशिंग। अब देखिए सेक्शन 40 को अबॉलिश किया गया और वक्फ बाय यूजर, इन 2 पॉइंट्स को अबॉलिश किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको मेंशन ही करना होगा। क्लॉज द एक्ट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट आर्बिट्रेरी डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ लैंड, मतलब जो मनमाने ढंग से वक्फ की जो लैंड थी उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, तो उसको यहाँ पे समाप्त किया गया है। हाउएवर द एक्ट हैज आल्सो ड्रॉन क्रिटिसिज्म। मेनी बिलीव्स दैट द इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम इन रिलीजियस बोर्ड्स एंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स फ्रॉम ट्रिब्यूनल टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इंक्लूजेस रिलीजियस ऑटोनॉमी एंड जुडिशियल इम्पार्शियलिटी। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को मेंशन करोगे। देखो मेन बॉडी की बात चल रही है। हाँ, फिर इसके बाद ये कंक्लूजन, डिस्पाइट the controversies, the Umeed Act reflects the India's push towards rational, transparent, and equitable governance of religious assets. Its success, however, will depend on sensitive implementation and sustained dialogues with stakeholders. इस प्रकार आपको अपने आंसर्स को मेंशन करना है बच्चों। देखिए वही सेम चीज को मैंने हिंदी में भी लिखने की कोशिश की है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, जिसे उम्मीद अधिनियम भी कहा गया है, भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेश लाने के साहसिक प्रयास है। यह अधिनियम वक्फ अधिनियम 1995 में व्यापक बदलाव करता है और वक्फ संपत्तियों की देखरेख और उपयोग के लिए आधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसी तरीके से इसका बॉडी में भी लिखा गया है, सारी पॉइंट्स इसमें सबमिट किए गए। इस अधिनियम में गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने, संपत्तियों का डिजिटलीकरण करने, वित्तीय लेखा जोखा सुदृढ़ करने और विवाद समाधान की प्रक्रियाओं को आसान बनाने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है। साथ ही वक्फ बाय यूजर और धारा 40 को हटाकर मनमाने ढंग से वक्फ घोषित करने की प्रवृत्ति को भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा हिंदी में ये सारा पूरा कंक्लूडेड है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अगर कहीं पे भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए ये आर्गुमेंट में भी मैंने लिखा हुआ है। इसका आर्गुमेंट क्या है और आर्गुमेंट का फॉर्मेट हम लोग समझ लेते हैं एक बार कि आर्गुमेंट लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले तो आप टाइटल लिखते हैं, जैसे यहाँ पे टाइटल लिखा गया है, टॉपिक लिखा हुआ है, और उसके बाद आप 25 से 30 वर्ड्स का एक इंट्रो लिखते हो नॉर्मल, और बहुत सारा मैंने इंट्रो लिखा ऊपर, वहां से कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे उठा के इंट्रो के रूप में लिख सकते हैं। फिर आप इन फेवर 5 पॉइंट और इन अगेंस्ट 5 पॉइंट लिखते हो। तो क्या कह रहा है, टॉपिक कह रहा है, द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 इज अ नेसेसरी रिफॉर्म फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ
रिलीजियस प्रॉपर्टीज। तो इस चीज को प्रूव करना है। फर्स्ट क्या इन फेवर में, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, डिजिटल रजिस्ट्रेशन एंड इनकम ऑडिट्स का मिसमैनेजमेंट, इंक्लूसिविटी, क्या मैन एंड नॉन मुस्लिम रिफ्लेक्ट सेकुलर गवर्नेंस। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स हैं। थर्ड पॉइंट है कि लीगल क्लियरिटी है। लीगल क्लियरिटी रखा गया है कि मतलब सेक्शन 40 और वक्फ बाय यूजर, इन चीजों को हटा के हम क्या है लिटिगेशंस को बहुत रिड्यूस कर रहे हैं। फाइनेंशियल एफिशिएंसी क्या है कि हम क्या ऑडिट्स वगैरह को भी मतलब यूज कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों को इसमें और डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से फाइनेंशियल एफिशिएंसी आ रही है। एम्पावरिंग स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके राइट्स को हम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे राइट्स ऑफ इनहेरिटर्स स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रंस। तो इस प्रकार इसके फेवर में हमने पॉइंट्स दिए। अगेंस्ट में क्या है, रिलीजियस इंट्रूजन, लोग कह रहे हैं कि ये धार्मिक चीजों को आना नहीं कह रहा। अब यहाँ पे आर्टिकल 25 का भी आप जिक्र कर सकते हैं, आर्टिकल 25 को भी आप मेंशन कर सकते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल, जो कंट्रोल है उसको और भी सेंट्रलाइज किया गया। लॉस ऑफ जुडिशियल प्रोटेक्शन, अभी क्या करते थे ट्रिब्यूनल का ही सारा कुछ होता था, लेकिन अब क्या है कि ट्रिब्यूनल से हटा करके डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर ये चीज कर दी गई, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर ये पावर्स दिए गए हैं। इसी तरीके एक्सक्लूजन ऑफ द हिस्टोरी, ओरल हिस्ट्री, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल हिस्ट्री। अब पहले क्या होता था कि बोल देते थे, मतलब ओरली बोल दिए कि ये जमीन जो है, ये जो लैंड है, यह वक्त से रिलेटेड है, तो उसको बोल दिया तो बस उतने से हो जाता। तो उस चीज को भी हटाया गया। लैक ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एब्सेंस ऑफ वाइड कंसल्टेशन लिमिट्स डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। तो इस प्रकार ये अगेंस्ट में पॉइंट आप दे सकते हैं और फिर आप एक अच्छा सा कंक्लूजन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। व्हाइल द एक्ट इंट्रोड्यूस वाइटल रिफॉर्म, इट्स इफेक्टिवनेस विल डिपेंड ऑन बैलेंस इम्प्लीमेंटेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस रिफॉर्म्स। इसी प्रकार बच्चों मैंने इसका रिपोर्ट भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग टाइटल होगा, फिर यहाँ पे आप अपना जो इंट्रो लिखते हो, यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स लिखते हो कि फला मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस, फिर प्लेस, फिर डेट, फिर इसके बाद आप इस तरीके से लिखना स्टार्ट करते हो। मैंने सेम पॉइंट्स को मेंशन किया है जो हम लोगों ने ऊपर इंट्रो पढ़ रहे थे, उन्हीं सब पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया है। इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स मेंशन किए जाएंगे कि इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन बोर्ड्स, एंड फिर अबोलिशन ऑफ सेक्शन 40 एंड वर्क बाय यूजर, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ी हुई है। इसके अलावा फिर क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं या ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं, उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है, और एक अच्छा सा कंक्लूजन और बैलेंस कंक्लूजन हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इस प्रकार ये सारा मॉडल आंसर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इससे का भी मॉडल आंसर हम लोगों ने देखा, और रिपोर्ट राइटिंग और इसका आर्गुमेंट, तीनों का हम लोगों ने एक मॉडल आंसर के रूप में इसको प्रेजेंट किया। बच्चों आप लोग KRK एकेडमी के जो एप्लीकेशन है वहां पे जाकर के बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेल कर सकते हैं, जो कि आपकी जो पढ़ाई है, जो प्रिपरेशन है, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप बैचेस परचेस कर सकते हैं तो बैचेस परचेस कीजिए और हम लोगों से जुड़िए, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है ना उसको सही डायरेक्शन पे मूव करवाया जा सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।